रेडियस भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं एटम क्या है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है। तो स्फेयर के रेडियस से ही उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज मेजर होते हैं, मालूम है ना। तो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़ और रेडियस के बाद तुम्हारा आएगा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, उसके बाद तुम्हारा आएगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। कैरेक्टर से मतलब रिएक्टिविटी से भी है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी। इसके बाद आएगा तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जैसी चीज़ें। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है। फिर तुम्हारा आएगा आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा है, बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है बुक्स में। आयोनाइजेशन एनर्जी भी है, इंथैल्पी भी है और पोटेंशियल भी है। ठीक उसी तरह हमारा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस चैप्टर को तुम लोग खुद से कभी पढ़े हो कि नहीं? नहीं, स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा, सुना तो ज़रूर होगा। इस सारे टर्म्स के बारे में कभी सुने हो? ज़रूर सुना होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके अलावा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी। एक एक करके देखो, पहले एक एक लाइन में। पहला आता है एटॉमिक साइज या रेडियस। तो वो तो सिंपल समझ में आता है, हम जानते हैं एटम हमारा स्फेरिकल है। तो अगर हमको इसका साइज़ मेजर करना हो तो सबसे बेहतरीन तरीका है इसका रेडियस मेजर करना। तो सिंपल हमको क्या याद रखना है, हम लोग को उसमें ज़्यादा नहीं जाना है, दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना। पहला और रीज़न के साथ, तो पहला ट्रेंड ले रहे हैं, ऊपर से जब नीचे की तरफ जाओगे, एटॉमिक साइज़ या रेडियस, कोई एक चीज़ लिख सकते हो। एटॉमिक साइज़ हमेशा इंक्रीज़ करेगा, यानी हाइड्रोजन से बड़ा साइज़ होगा लिथियम का, लिथियम से बड़ा साइज़ सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। तुमसे पूछे ग्रुप 1 में सबसे बड़ा साइज़ किसका है? फ्रांसियम का। सबसे छोटा साइज़ किसका है? हाइड्रोजन का। अब ट्रेंड याद है तुम लोग को? ट्रेंड कहा गया था कि जो भी होगा ग्रुप में, अगर पिछला क्लास तुमको याद हो तो ग्रुप में जो भी होगा उसका ठीक तुमको ओपोजिट है, उल्टा बताना है। ठीक किस में? पीरियड्स में। दो ही ट्रेंड हैं। अगर तुम पूरे पीरियोडिक टेबल को अगर दो वर्ड में तुम कंज्यूम करना चाहो, कंसंट्रेट करना चाहो, तो सिर्फ दो बात याद रखो। ग्रुप में जो देखेंगे उसका उल्टा कर देंगे, किस में? पीरियड्स में। तो तुम ग्रुप में क्या देखे? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, तो तुम पीरियड में क्या करोगे? तो सीधा लिख देंगे एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो बताओ कि पीरियड, सेकंड पीरियड में, ये हमारा फर्स्ट पीरियड था, लेफ्ट से राइट बात कर रहे हैं। पीरियड का मतलब लेफ्ट से राइट और ग्रुप का मतलब टॉप से बॉटम। तो दूसरे में आए तो लिथियम के बाद हमारा आया बेरिलियम, फिर है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर हमारा यहाँ पे नियॉन है। तुमसे पूछा सेकंड ग्रुप में सबसे छोटा साइज किसका है, तो लेफ्ट से जब हम राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इसका मतलब सबसे छोटा साइज हमारा किसका होगा? सबसे समझ में आया बात? रीज़न अब पूछा तो रीज़न में याद रखना क्या है रीज़न। रीज़न को हम लोग आर से डिनोट करते हैं।
एक वर्ड या एक लाइन में तुमको एक्सप्लेन करना, बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। ड्यू टू एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा सेल। देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। लिथियम का कितना, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ कैसे लिखोगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 1 लिखेंगे, और लिथियम का जब लिखना हो तो क्या करेंगे, 2 और 1 ना। देख रहे हो एक सेल बढ़ गया ना। और सोडियम का क्या लिखेंगे, 2 8 1, तो एक सेल और बढ़ गया। तो क्योंकि हर अगले एलिमेंट में एक सेल जो है हमारा बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित है साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तुमसे बोला एटॉमिक साइज घट रहा है, रीज़न बताइए। रीज़न में देखो ध्यान से, ड्यू टू, अब तुमको हर बार यहाँ आसानी होगा और यहाँ दिक्कत हो जाएगा रीज़न बताने में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम सेल। अब ये बहुत लगे तुमको कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। लिथियम के बाद एटॉमिक बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर कितना है, 4। अब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, 2 के साथ 1। और बेरिलियम का क्या लिखोगे, 2 के साथ 2 ना। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, साइज का बड़ा होना चाहिए था, नहीं। तुम इलेक्ट्रॉन जो बाहर, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को तुम किस चीज़ से कंट्रोल करते हो, न्यूक्लियस से ना। आखिर बाहर घूमते इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, तो निगेटिव चार्ज को कंट्रोल कौन करेगा, प्रोटॉन ना। बोलो लिथियम और बेरिलियम के प्रोटॉन में क्या अंतर है। लिथियम और बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, 3 ना। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज है। और बेरिलियम के न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज। सबसे बड़ी बात क्या, हर इलेक्ट्रॉन अकेला घूम रहा है, लेकिन प्रोटॉन सब एक जगह जमा है। तो किसकी बात चलेगी। मान लो 4 लोग अकेले अकेले घूम रहा है और एक जगह 4 इकट्ठे लोग हैं, कौन ज़्यादा ताकतवर है, जो एक साथ है। तो तुमको तो पहले ये तय करना होगा कि एटम में कौन ज़्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन है कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ज़्यादा ताकतवर है, तो निश्चित है न्यूक्लियस का इफेक्ट पड़ेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। हर एक बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है एक साथ बैठा हुआ 4 प्रोटॉन, यानी हर इलेक्ट्रॉन पर 4 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है। लिथियम में क्या है, लिथियम में हर इलेक्ट्रॉन पर 3 ही प्रोटॉन का अट्रैक्शन। तो कौन पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, एटम को बढ़ा कर रखेगा कि घटा के रखेगा, निश्चित है नज़दीक ला के रखेगा। हायर द पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा बाहरी इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड रहेंगे। हाँ, तब तक जब तक के नया सेल ही ना आ जाए। तो हम तो जानते हैं लिथियम में भी 2 सेल है, तो बेरिलियम में भी 2 सेल है, तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब में 2-2 सेल ही है। बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज। यह लिखे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम सेल बट इंक्रीज इन पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है। रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर क्या लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम सेल बट इंक्रीज इन पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज। इसकी वजह से लेफ्ट से राइट जो है वो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। सेकंड में आते हैं। अच्छा, इसी के लगे एटॉमिक साइज के बाद तुम पढ़ लो, इसको ज़्यादा आसान है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे निश्चित है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है वो भी क्या है, बढ़ेगा।
तो सेम ट्रेंड, तो यहाँ पर लिख देना इसमें सेम ट्रेंड, सेम एज एटॉमिक साइज। थोड़ा सा डिस्कशन है, ये बड़ा पार्ट है। तो करोगे क्या, कॉपी में किसी भी तरह इस स्ट्रक्चर को बना लो, बट बनाना कॉर्नर में, ठीक है। कॉर्नर में बनाने के बाद ट्रेंड को लिखना जैसे हम लिखे हैं, इस तरफ इसको लिखना और इस तरफ इसको लिखना, और सेम रीज़न यहाँ पे लिख देना। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को मत लिखना। उसके बाद ऊपर से जैसे हम लिखे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, जल्दी करो, क्योंकि इन पार्ट्स में काफ़ी टाइम लगने वाला, यही मेन पार्ट है। इसे पॉज कर दीजिए, 2 मिनट के लिए कर दी। चल देख लो पहले। दूसरा टर्म आया मेटालिक रिएक्टिविटी लेते हैं। दूसरी तरफ यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम लोग ले लिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी। हमेशा याद रखना है मेटल का पूरी तरह उल्टा होगा नॉन मेटल में। जैसे ग्रुप का पूरा उल्टा होता है पीरियड में, वैसे मेटल का कैरेक्टर और नॉन मेटल के कैरेक्टर में ठीक उल्टा है ट्रेंड। ध्यान देना यहाँ से। पहला, मेटालिक रिएक्टिविटी का मतलब है, या मेटालिक कैरेक्टर का मतलब ही है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल का क्या होगा, बोलते जाओ, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। दूसरा में आता है सेकंड, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो खुद पर पॉजिटिव चार्ज बनाता है, एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। बोलो इसका, एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। नोन एज इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन चार्ज बना रहा है, पॉजिटिव। तो इसी पर नाम इसको दिया गया है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है, नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो कौन चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज बना रहा, तो नाम क्या लिखोगे, तो नोन एज किस तरह का एलिमेंट है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्यों, क्लास 10th में हो, बहुत डीप है आईसीएससी का बुक, बहुत डीप। सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ के देख लो, अंदाज हो जाएगा किस चीज़ के बारे में बात करें। NH3 को देख लो, अमोनिया देखो, HCl पर चैप्टर है ना, HCl पढ़ के देख लेना, अंदाज हो जाएगा। पढ़ना तुम उसमें फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, तो तुमको अंदाज होगा क्या कह रहे हैं हम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहेंगे रिडक्शन। जिसका होता है ऑक्सीडेशन, उसको कौन सा एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, उल्टा नाम देते हैं। तो याद रखना, मेटल रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन कर रहा है तो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स जो है हमारे केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो नॉन मेटल्स हमारे पास क्या कहेंगे नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नॉन मेटल से हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब अगर किसी को इलेक्ट्रॉन लूज करना हो तो देखना, यहाँ पर यहीं बताने के लिए इतना एक्सप्लेन किए। मान लो बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है। बाहरी इलेक्ट्रॉन को लूज होना है, बाहरी इलेक्ट्रॉन चाहता है कि किसी तरह हम एटम से बाहर निकल जाएं। उसको पकड़े हुए कौन है, उसको अट्रैक्ट कौन किए हुए है, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को निकलने में आसानी कब होगी, एटम छोटा हो तब,
कि एटम बड़ा हो तब। एटम जब बड़ा होगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन का उसके न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यानी दो चार्जेस के बीच जितनी दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उतना वीक होता जाएगा। तो लार्ज एटम वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो इफ़ेक्ट होगा वो कम होगा। दूसरा क्या, जिसकी नज़दीकी कम है इसको अधिक होगा, इसको क्या होगा, कम होगा। ये आसानी से एटम को छोड़कर बाहर जा सकता है। तो सिंगल लाइन में सब कुछ एक्सप्लेन अगर करना हो तो क्या कहेंगे लार्जर द साइज ऑफ मेटल, लार्जर द साइज ऑफ मेटल more will be its reactivity, या more easily it can lose electron, hence more will be its reactivity। आई बात समझ में? लास्ट वाले पे ध्यान से देखो, larger the size of metal more easily it will क्या lose electron, hence more will be its reactivity। तुमको यही चीज़ बताना है नॉन मेटल के बारे में, क्या कहोगे? लेकिन बोलना तुमको है, बोलो लास्ट बेंच क्या बोलोगी? मेटल, नॉन मेटल, स्मॉलर द साइज ऑफ नॉन मेटल, बोलो आगे, मोर इजीली इट कैन, लूज की जगह क्या गेन ना, अरे देख रहे हैं गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन हम लोग, मोर इजीली इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड हेंस मोर विल बी इट्स रिएक्टिविटी। चैप्टर एक्चुअली यहीं तक है, जिसको ये बात समझ में आ गई उसको बाकी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, समझे? तो ये तुम्हारा यहाँ पर 5वां टर्म तुमको याद रखना, हम लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ ठीक से लिखा हुआ नहीं है, तुम लोग घर जाके देख लेना। smaller the size, more easily it can gain electron, hence more will be its reactivity। आ गया समझ में? तो चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, समझ में आ गया तो। पढ़ना कैल्शियम तक ही है। आपसे पूछा कौन ग्रुप ऑफ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ग्रुप 1 के ग्रुप 2? लार्जर द साइज ऑफ मेटल, बात मेटल की कर रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल है। पिछले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस किए हैं, आप उसको घर जाकर नहीं देखें और बात। लार्जर द साइज ऑफ मेटल मोर इजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड हायर विल बी इट्स रिएक्टिविटी। अब चलते हैं पीछे, ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस ग्रुप में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, फ्रेंसियम का होगा, ठीक है ना। अब पूछे कि लिथियम और बेरिलियम में बड़ा साइज किसका होगा, लिथियम का होगा, बेरिलियम का साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते वक्त एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा टर्म, साइज जितना बड़ा होगा रिएक्टिविटी अधिक होगी। तुमसे पूछा लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव है कि बेरिलियम? लिथियम ना,
घबराना नहीं है, लिथियम का ना, क्योंकि नीचे इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज घट रहा है, तो लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। पूछा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम की पोटासियम? जाहिर है पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि पोटासियम है लार्जर साइज देन सोडियम। ठीक है, तुमको कहा कि आप 2 रीज़न बताइए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तो सोडियम है। तुमको 2 रीज़न बताना है क्यों ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में। पहला रीज़न बताएंगे क्योंकि सोडियम का साइज़ क्या है, तीनों में सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी निश्चित है। लार्जर द साइज ऑफ मेटल मोर विल बी इट्स रिएक्टिविटी। दूसरा रीज़न बताओगे कि सोडियम के पास 11 पॉजिटिव चार्ज है, एल्युमिनियम के पास 13 पॉजिटिव चार्ज है। समझो, सोडियम के हर इलेक्ट्रॉन पर, ये बाहर घूमता इलेक्ट्रॉन है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है 11 प्रोटॉन, क्योंकि वो सारे एक साथ जमा है। एल्युमिनियम का देखते हैं, एटॉमिक नंबर 13 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, 13। हर इलेक्ट्रॉन पर 13 पॉजिटिव चार्ज का चार्ज है, अट्रैक्शन है। इसके पास कितने प्रोटॉन का अट्रैक्शन है, 11। कौन ज़्यादा अट्रैक्ट होकर रहेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से रिलीज़ नहीं करेगा। किसके रिस्पेक्ट में, सोडियम। एक तो न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना है और दूसरा साइज का घट जाना है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं। अच्छा, एक और सवाल रह गया, फिर अगले बार पूछ लेंगे। फिर से ज़रा देखते हैं नॉन मेटल। याद रखना, नॉन मेटल की संख्या मात्र 12 है, 11 to 12 है, लेकिन 98% केमिस्ट्री नॉन मेटल की है। समझे है बात? 98% सिर्फ नॉन मेटल को ही पढ़ोगे तुम, 2% में बाकी सब केमिस्ट्री है। तो उन नॉन मेटल्स का नाम आपको याद जरूर से रहना चाहिए जिसको पढ़ने वाले हो। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सल्फर के नीचे सेलेनियम है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल है, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे। तुम 11 से ही काम चलाओ। इतने लोग मिलकर ही 98% केमिस्ट्री फॉर्म कर लेंगे, जिसमें अकेला कार्बन 90% है। सोचो, बाकी 10% में बाकी लोग, उस 98% में 10% कार्बन है, बाकी सब लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, और वो क्लास 10th में है। खैर छोड़ो, इन नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं क्या है पहला। अच्छा, इसमें जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं। लेफ्ट से राइट जाइए, जैसे पीरियोडिक टेबल में सजा हुआ हम वैसे ही लिखे हैं। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एटॉमिक साइज घट रहा है। टॉप से बॉटम जा रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा एटॉमिक साइज बढ़ता है। टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एटॉमिक साइज घट रहा है। और हमको बोला गया लास्ट में एक लाइन, ज़रा देखते हैं। पहले तो इसकी टेंडेंसी है टू इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है, एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, तीसरा क्या, कौन सा एलिमेंट है ये, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, किस तरह का एजेंट, रिवाइज कर रहे हैं, इसका कारण है, याद रखना। नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। करा स्मॉलर द साइज, मोर इजीली इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6। और ठीक इसके बगल में फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फ़िगरेशन 2-7 है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है, बट इट इज़ स्मॉलर देन ऑक्सीजन। अब इस दोनों के बीच घूमता हुआ हमारा एक इलेक्ट्रॉन आता है।
कौन उसको अपनी तरफ पहले खींच लेगा? गेन करना तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से ही लिया जा सकता है। कौन पहले इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? फ्लोरीन। रीज़न तुमको बताना है, 2 रीज़न बताना है। देखो एक चीज़ तय रखो, बाहर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? निगेटिव। वो तो इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देगा। निगेटिव नेगेटिव क्या होता है? रिपल्सन होता है ना। इस इलेक्ट्रॉन को अगर अंदर आना है तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? उसको अट्रैक्ट करने का काम न्यूक्लियस का है, क्योंकि न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा है? आखिर नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर अगर कोई खींचेगा तो न्यूक्लियस ही खींच सकता है। अब कारण हमको बोला गया था, पहला कारण फ्लोरीन इज स्मॉलर देन किससे? ऑक्सीजन। दूसरा कारण ये, जरा इसका पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज देखो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है ना, तो इसका मतलब इसमें क्या है? 9 पॉजिटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितना दम है? इसमें 8 पॉजिटिव चार्ज का दम है। आखिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस ही ना। यहाँ पर 8 प्रोटॉन है और यहाँ पर 9 प्रोटॉन है। कौन ज़्यादा पावरफुल है? 9 प्रोटॉन वाला, यानी फ्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है। वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तुमसे पूछा दोनों में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। जरा गौर से देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते क्या है? ये दोनों कर क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है ना। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं, और जो करता है रिडक्शन उसको कौन सा एजेंट कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बहाने पूछ रहा है दोनों में रिएक्टिव कौन है ज़्यादा। समझे बात को? तो क्या कहेंगे? फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन कौन? ऑक्सीजन। तैयार हो? चलो अगले में चलो। अच्छा पीछे क्वेश्चन है, अगर ये ग्रुप 18 इनर्ट गैस का ग्रुप 18 अगर इनर्ट गैस का ग्रुप है जो अनरिएक्टिव है, तो आप ये बताइए कौन सा वो ग्रुप है जो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटालिक ग्रुप है? कौन सा वो ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल का ग्रुप है? उससे पहले एक सवाल, कौन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? अरे तो कितना सिंपल है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज घट रहा है ना। अब नॉन मेटल में कहता है साइज जितना घटेगा रिएक्टिविटी उतनी बढ़ेगी। तो हम आए, एक तो नॉन मेटल हमारा यहाँ मिल गया, लेकिन ये मेटल के साथ है, इसका कारण अलग से पढ़ना है। हाइड्रोजन इज अ प्योर नॉन मेटल, देन व्हाई इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन ग्रुप ऑफ प्योर मेटल्स, उसको अलग से देखना है। यहाँ से ध्यान दो, कौन कौन हमारा नॉन मेटल हमको पढ़ना है। गौर करोगे यहाँ से नॉन मेटल शुरू हो रहा है, यहाँ सेलेनियम है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ है आयोडीन। ये है हमारे नॉन मेटल्स। लेफ्ट से राइट जा रहे साइज घट रहा है ना, तो कहेंगे पीरियड सबसे छोटा ग्रुप तो यही होगा, इसका मतलब पूरे नॉन मेटल में। और हाइड्रोजन को हमने हटा दिया तो दूसरे ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास कौन है? फ्लोरीन है ना। हाइड्रोजन हम हटा दिए और तुमको कहा कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो साइज़ है वो घटेगा। सबसे छोटा साइज़ किसका? हम बोले इसको हटा दो, तो कौन बचा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। पूछा कौन सा वो ग्रुप है जो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल का ग्रुप है, तो हमारा कौन हो गया? ग्रुप 17। पूछा मोस्ट रिएक्टिव मेटल का ग्रुप कौन सा है? कौन? ठीक है। सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब
जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मेटल का प्रॉपर्टी है ना। तो ग्रुप 1 में तुमको सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स मिलेंगे। 2 सवाल पूछा गया, मोस्ट सबसे बड़ा साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका है, किस एलिमेंट का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है। तो हम जानते हैं लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या होता है, साइज़ घटता है। इसका मतलब ग्रुप 1 का साइज़ सबसे बड़ा होगा, और ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, तो सबसे नीचे हमारा कौन सा है। ये वो एलिमेंट है जिसकी वजह से मैडम क्यूरी का नाम सुने हैं? कोई नहीं सुना? एकमात्र ऐसी लेडी हैं जिनको लगातार 2 नोबेल प्राइज़ मिला, एक नहीं 2। और उसका एक कारण था, फ्रेंसियम के ठीक बगल में एक एलिमेंट है रेडियम, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी डिस्कवरी के लिए। लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में एनर्जी इतनी ज़्यादा बाहर निकलती रहती है कि लोगों को सब तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो उन बीमारियों की वजह से उनकी डेथ हो गई, लेकिन तब तक वो क्या करती थी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जेब में ही लेके घूमते रहते थे। कुछ लोगों को काम का नशा बहुत जोर होता है, तुम लोग को नहीं है, तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। तुम लोग का पढ़ना एक पार्ट टाइम साइड जॉब है। आज तुम लोग को कहा जाए कि तुम लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही सब दे देते हैं, सच सच बता कौन घर जाके पढ़ेगा? पूछो अपने आप से। पढ़ना तुम्हारे लिए मैटर ऑफ फन नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक बोझ है जिसको तुम लादे हुए पूरा दिन घूमते रहते हो, कभी तरक्की नहीं करेगा। अगर तुमको अपने करियर में कुछ करना है, समझ, ऐसा हम एक छोटा सा चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। सिंपल रूल है। रूल कहता है कि अगर आज तुम वो करोगे जो तुम करना चाहते हो, तो कल तुमको वो मिलेगा जो तुम नहीं चाहते हो। कल लाइफ में वो सब मिलने वाला है जो आप कतई नहीं चाहते। जेब खाली, हाथ में साइकिल, टूटा हुआ छत, कोई कैरियर नहीं। चलो रूल को उल्टा कर देते हैं। रूल क्या था? अगर आज तुम वो करोगे जो तुम करना चाहता है, जैसे तुम क्या करना चाहता है ना, मोबाइल, दिन रात घूमते रहते हो ना उसके साथ, और क्या क्या वो तो तुम बेहतर जानता ही होगा, हमसे बेहतर तुम ही जानता होगा। तो अगर वो करते रहोगे तो कल तुमको वो मिलने वाला है जो तुम, चलो रूल उल्टा कर दें, अगर आज तुम वो करोगे जो तुम करना नहीं चाहते हो, तो कल तुमको वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। कोई नहीं कह रहा 24 घंटे कॉपी किताब लेके एकदम भागते दौड़ते रहो, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो काम तुम कर सकते हो उसको क्यों नहीं कर रहे हो। और उसके लिए मुश्किल, स्मार्ट लोग कभी 6 घंटा नहीं पढ़ता है, स्मार्ट लोग 2 घंटे 2.5 घंटे। मैथ एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, और वो ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस नहीं करेगा कुछ नहीं होने वाला उसमें। तुमने मैथ के लिए अभी तक तुम लोग समय भी नहीं बनाया होगा, हमको नहीं लगता है कोई परमानेंट टाइम दिए हो उसको। सुबह 4:30 बजे उठ रहे हैं, स्कूल जाना है, उठे सीधा स्कूल चले। मैथ पढ़ने का टाइम सुबह है, लेकिन हम बेट करते हैं तुम लोग में से हर एक जो है या तो शाम में बनाता होगा या रात में बनाता होगा, और एक ही एक्सक्यूज़ है तुम्हारे पास, टाइम ही नहीं है कि नहीं? टाइम तुमको ही निकालना है। आखिर मुसीबत तेरा है तो टाइम कौन निकालेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री शाम में पढ़ने की चाहिए, मैथ तो तुमको सुबह ही पढ़ना होगा।
बाकी तुम जैसा सोचो। लेकिन अगर 10th में सोचना शुरू नहीं कर रहे हो तो तू 10th के बाद सब छोड़ ही दे। खैर चलो, कहाँ थे हम लोग? तो कहे कि मोस्ट रिएक्टिव, हाँ बताए थे मैडम क्यूरी के बारे में। उनको लगातार 2 नोबेल प्राइज़ मिला 2 एलिमेंट की खोज की वजह से, जिसमें एक था रेडियम और एक था प्लूटोनियम। समझे? प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव है और रेडियम भी रेडियो एक्टिव है। खैर, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी बॉडी से इतना रेडिएशन बाहर निकल रहा था कि जहाँ उनको दफनाया गया वहाँ पे स्टील का 10 सेंटीमीटर का एक चादर चारों तरफ से ठोक दिया गया है कि रेडिएशन बाहर ना आए। एट द एज ऑफ 66 डेथ हुआ। लेकिन तुम बोलोगे हमको इससे क्या मतलब, साइंस पढ़ रहे हैं ऐसे ही, क्या छोड़। तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम पूछेंगे। अगर हम कहें, पहला तो हम पूछे कि लार्जेस्ट साइज किस एलिमेंट का है, याद रखना क्या, फ्रेंसियम। तुमसे पूछे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, फ्रेंसियम। अगर बात फ्रेंसियम की नहीं हो रही है लेकिन आईसीसी में है, तो तुम अपने हिसाब से अगर 1 to 20 तक लोगे तो क्या है, पोटासियम। पोटासियम मोस्ट रिएक्टिव है। पूछे मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, फ्लोरीन है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटालिक ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 17 है। पूछे 17 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, क्या बोलोगे, फ्लोरीन। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ता नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया मेटालिक, ये हो गया नॉन मेटालिक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी हम लोग देख चुके हैं। लास्ट इस टॉपिक पे आ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी को कुछ पूछना है? चलो, टाइम है अभी, है बहुत सिंपल। यहाँ से कोई ज़्यादा तुमको दिमाग लगाना नहीं है। देंगे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में बनाने के लिए, उसको बना के लाइएगा। देखो, समझना, बात कर रहे हैं मेटल्स की। मेटल्स के बाहरी ऑर्बिट में बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम छोड़कर जाना चाहता है, और इस एटम को अट्रैक्ट किए हुए उसका न्यूक्लियस। जब भी तुम किसी के अट्रैक्शन में रहोगे तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव काउंट होगी। बोलो तो कारण, सोच के देखना। अगर तुम किसी से अट्रैक्टेड हो तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि तुम उसके चक्कर काट रहे हो। तो तुम अपने मन का तो कुछ कर नहीं रहे हो, है कि नहीं? बाहर जाना है, क्या करेंगे? जितनी नेगेटिव एनर्जी उधर लगी हुई है उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी जब तुम गेन करोगे तो तुम वो इलेक्ट्रॉन एटम छोड़कर क्या होता है, बाहर चला जाता है। अब ये एनर्जी तुम कैसे गेन करोगे? जाहिर है, अगर सन सामने लगा हो, सन है या बल्ब का लाइट है, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, या तुम हीट के बगल में खड़े हो तो एनर्जी ले सकते हो कि नहीं? तो मेटल क्या करते हैं, मेटल का बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहरी इलेक्ट्रॉन किसी भी सोर्स से एनर्जी को गेन करता है। इतनी एनर्जी गेन करता है कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बाहर आ सके। इसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आया समझ में? आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिनोट करते हैं देखना ध्यान से। डेल्टा, बीच में लिख देते हैं आई, छोटा आई, और क्योंकि ये जनरली हीट के फॉर्म में होता है इसलिए लिखते हैं एच, और ऐसे स्टैंडर्ड का साइन देते हैं। क्या है ये आयोनाइजेशन एनर्जी? क्या है? शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं? तुम्हारे बुक में कैसे लिखा हुआ? आई के साथ ई है। क्या होगा ये? एनर्जी बाहर से आई है ना, क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई
outermost electrons to move it from its atom। गैसियस स्टेट में होना चाहिए तब बात होगी इसकी। फ्रॉम इट्स एटम इन किस में, मेटल भी है तो गैसियस स्टेट में। या चैप्टर में तुम्हारा लिखा ही हुआ है, डेफिनेशन अच्छे से देख लेना। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू एग्जिट फ्रॉम इट्स एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तुम कहे नहीं हीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? हम ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, निगेटिव है ना। एक काम करते हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहा है कोई पॉजिटिव चार्ज, हम क्या करते हैं एक और बड़ा पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, इससे भी बड़ा, और उस पॉजिटिव चार्ज को जैसे नज़दीक लाएंगे वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अभी आप बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम सुना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम क्लास 10th में नहीं है। ईएमएफ का नाम सुने हैं? फेंक दो किताब को। इलेक्ट्रिसिटी है सर, मैग्नेटिज्म है, 5 चैप्टर। ओम्स लॉ नहीं पढ़ा, कुलाम्स लॉ पढ़े। नहीं कोई बात नहीं, छोड़िए। अभी लोग काइनेमेटिक क्या पढ़ रहे हो भगवान जाने, कोई बात नहीं, करो जल्दी से देखो क्या पढ़ना है। पहले तो ये तय करो कि जाना कहाँ है, उसके बाद चलना शुरू करना है। पहले जाओ किताब में खोल के देखो कौन चैप्टर हमको पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना बाद ही नहीं उठे कोई भी पेज पढ़े और देखना शुरू कर दे, वैसे मत करो, एक्सीडेंटली कुछ मत करो। खैर छोड़ो। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को अगर किसी पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट किया जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी को हटाकर पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और आई की जगह हम लोग लिखते हैं IP। ये टोटली पूरी तरह मेटल का प्रॉपर्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किसको करना है, मेटल को करना है। आ जाते हैं वापस। इस सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, इसका मतलब सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज ये करेगा, इसका मतलब इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को सबसे कम एनर्जी चाहिए छोड़कर एटम जाने के लिए। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना, सबसे कम एनर्जी इसी को चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा, या डेल्टा छोड़ो, जो बुक में उस IE क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बोलो लेफ्ट से राइट जाए तो क्या लिखें, बस आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल IE लिखो, या तुम लिखो डेल्टा IH स्टैंडर्ड, या तुम लिखो IP। जो बुक में लिखा हो देख लेना। वो लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो वो नीचे से ऊपर जाने पर डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये निश्चित रूप से क्या होगा, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। दूसरा, बुक्स सब लेके आइएगा, बुक्स का कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझे। होमवर्क में सिर्फ इतना है कि आप एक बार इसको सेल्फ स्टडी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। परसों ही है तो ध्यान से समझो। अगर तुम आज जाकर घर में इसको पढ़ लेते हो, अगला क्लास में डिस्कशन होगा, इस चैप्टर से तुमको हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, समझे बात को। और भी आगे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स है, उसको तुमको देखना है। और हम बता दें, केमिस्ट्री उसकी उतनी अच्छी होगी जितना अच्छा किसी का नॉलेज होगा पीरियोडिक टेबल का। तो तुमको समझने में उतना क्या होगा,
आसान होगा। ठीक है, तो रिवाइज करके आओगे, और दिक्कत होगा तो अपना देख लेना। ठीक है ना, चलो आज इतना ही।